नमस्कार, आप देख रहे जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। कारगिल विजय दिवस आज द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री ने जवानों को किया संबोधित। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज। अपनी अपनी जीत का कर रही दावा। जनसंपर्क अभियान और बैठकों का दौर शुरू। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने धामी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम का किया निरीक्षण। मंत्री जी का दावा, आगामी दिसंबर तक बनकर होगा तैयार। चारधाम यात्रा पर दिख रहा मौसम के कहर का असर। श्रद्धालुओं की संख्या में आई भारी गिरावट। लोगों ने 90% तक होटलों में बुकिंग कराई कैंसिल। आज उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट। स्कूलों में अवकाश घोषित। भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान। हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और आज भी इस कारगिल युद्ध के विजय दिवस पर जगह जगह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आज के दिन को कारगिल युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान और शौर्य को याद किया जाता है। ये युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया था और दुश्मनों की छुट्टी कर दी थी। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 ये वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तान सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान इस युद्ध में घायल हुए थे। भारतीय जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। इन जवानों की शौर्य की कहानी आज भी हमें गर्व महसूस कराती है। कारगिल विजय दिवस मनाने और 1999 के कारगिल युद्ध में 559 सैनिकों की शहादत की याद में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। ये आयोजन मंगलवार को लद्दाख में शुरू हुआ था। समारोह लामोचेन दृष्टिकोण से शुरू होता है, जहां युद्ध नायकों और शहीद सैनिकों के परिवारों ने बहादुर आत्माओं को याद किया गया। आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के जवानों ने युद्ध में दुश्मन को बेदम किया था। हर साल बता दें 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन कारगिल युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान और शौर्य को याद किया जा रहा है। ये युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया था। 3 मई 1999 और 26 जुलाई 1999 ये वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 522 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हो गए। ये लड़ाई 17 दिन तक चली थी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये युद्ध हुआ था। 2700 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। बता दें 30,000 भारतीय सैनिकों ने इन्हें खदेड़ा था। 2,50,000 गोले भी इस युद्ध में दागे गए थे।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भी जनता से जुड़ने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत के द्वारा दावा किया गया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस की स्थिति पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही होगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत को इस लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में 1 साल वक्त बचा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस से लोकसभा चुनाव को लेकर एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आप यदि विधानसभा के चुनाव में जाइए तो ये अंतर हमने घटा करके, जो लेटेस्ट चुनाव हैं उनमें घटा करके हम इसको 5% के आसपास ले आए हैं। और 2000 विधानसभा के चुनाव में 2017 में ये लगभग 11% के करीब था, तो उनका 6% घटा है और हमारा जो है 5% के करीब जो है ग्राफ विधानसभा के चुनाव में बढ़ा है। इसका मतलब है कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ रही है, उत्तराखंड में भाजपा पीछे की तरफ आ रही है। देखिए, अपनी पार्टी की गांठें तो वो खोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी हरीश रावत जी को अपनी पार्टी की गांठें खोलना नहीं आता और मशखरी के सिवाय इनको कुछ बोलना नहीं आता, तो फिर ये मशखरी वाला बयान दे रहे हैं कि फिर लोकसभा चुनाव में ये आएंगे। तो पहले अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात तो कर लीजिए, उनको वही नहीं देखना चाहते तो जनता उनको किस प्रकार से देखेगी। इधर हरीश सिंह रावत जी वीडियो वायरल करके बता रहे हैं कि हम हैं यहाँ पर लोगों के हितैषी, और उनकी खुद की छीछाल इधर मच रही है उस वीडियो के माध्यम से। तो वो ये सारी चीज़ें इनकी जो पार्टी में चली आ रही हैं, ये बता रही हैं अंदर की सिर्फ हिटा फुटा कलेश वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लगातार जो दिख रही हैं ये जनता भी देख रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए बुधवार और गुरुवार के लिए 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 26 और 27 जुलाई को 5 जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जिसके तहत नैनीताल, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बाकी अन्य जनपदों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिन तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। वहीं भूस्खलन के चलते कहीं ना कहीं सड़कें बंद होने की भी स्थिति बन सकती है। नदी नालों के आसपास रहने के लिए भी उन्हें सतर्क किया गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा जो है कुमाऊं क्षेत्र में दिख रही है। तो कुमाऊं के हिल्स की अगर बात करें तो वहां हैवी से वेरी हैवी कल रहेगी, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप हैवी रेन्स कह सकते हैं कि वहां पे भी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन जो एक्टिविटी अच्छी है प्रदेश में। तो जो भी लोग जो आवागमन कर रहे हैं बहुत सावधानी से करें, क्योंकि लैंडस्लाइड है या गाढ़ गदरों में पानी बढ़ना है, वो सब चीजें देखने को मिलेगी। और जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनको काफी सतर्क रहना है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 2 दिन के लिए, कौन कौन से जिलों में ऑरेंज अलर्ट का असर रहेगा और क्या कुछ प्रशासन ने इस अलर्ट को लेकर, और जो भारी से अति भारी बारिश होगी इस अलर्ट के दौरान 2 दिन, इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर ली है? उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर जारी है और लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति सामने आ रही है, भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था उसके मुताबिक उत्तराखंड में मौसम फिलहाल जो है वो बिगड़ा ही हुआ रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के जो निदेशक हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, उनके अनुसार 26 जुलाई को चमोली की बात की जाए, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही प्रदेश के जो बाकी जिले हैं वहां पर मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने
जो मौसम का पूर्वानुमान है, जो आज मौसम का पूर्वानुमान है 29 जुलाई तक मौसम के मिजाज के इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है। साथ ही साथ वहीं अगर इस वक्त उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, तो चारधाम यात्रा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मार्ग अवरुद्ध इस वक्त चारधाम यात्रा के दौरान में है। अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है उनमें 368 जो सड़कें थी वो बंद हो चुकी थी, जिनमें से तकरीबन 296 सड़कें अभी भी बंद है और 72 सड़कों को खोला गया है। साथ ही साथ 240 जेसीबी वहां पर डिप्लॉय की गई हैं सड़कों को खोलने के लिए, और आज अनुमान है कि कुछ सड़कें 72 के करीब आज सड़कें खुल जाएंगी। और इसी को देखते हुए अब लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वहां पर डिप्लॉय कर दी गई है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, मुस्तैद है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। जी गौरव। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस उपलब्धि को लेकर बीजेपी के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं अब केंद्र सरकार के द्वारा आगामी 2024 में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है, जिससे रोजगार का अवसर तलाश रहे युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ ही अगर बात करें प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार भी रोजगार के मामले को लेकर लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रदेश सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का काम कर रही है। प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। यार इलेक्शन देख के तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, कौन सी जो पहले की घोषणाएं वो पूरी कर दी है इन्होंने? कहाँ है? अजय भट्ट जी ने भी तो कहा था हम इतने लाख लोगों को देंगे, 79 लोगों को रोजगार कुल मिला है, 3000 लोगों की बात हुई थी। तो ये मजाक है और बीजेपी लगातार मजाक करे। न्याय देने की बात कर रहे थे, क्या अंकिता को न्याय दे दिया? उसमें देखते चले आए। अब जो धामी जी का कार्यकाल चला आ रहा है 2 साल का, उसमें अगर आप देखें तो 2100 पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों को रोजगार दिया गया है और 824 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया गया है। 1431 सहायक अध्यापक एलटी को नियुक्ति दी गई है और 604 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तैनाती हुई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है।
कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने धामी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण किया है। बता दें कि राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में वीर शहीद सैनिकों की याद में प्रदेश का 5वां धाम सैन्य धाम के रूप में बनने जा रहा है। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के माने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना यानी सैन्य धाम आगामी दिसंबर माह तक बनकर तैयार हो जाएगा। किस तरह की देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट और जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त हुआ है। जब मोदी जी यहां पर आए थे उन्होंने कहा था कि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। हर घर से 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हम करते हैं और किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते। उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की धामी सरकार हो, इनके सम्मान में लगातार कार्यक्रम कर रही है। और ये सैन्य धाम जैसा कि मैंने कहा था कि ये कोई संग्रहालय नहीं है, पूरे देश के मेमोरियल्स का अध्ययन करने के बाद सबसे बेस्ट निकाल उसको हम यहाँ पर देके आए हैं। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर कांग्रेस का मणिपुर की घटना के विरोध में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। और इसी के साथ हमारे संवाददाता दशरथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, ये जो पैदल मार्च कांग्रेस का निकाला जा रहा है, किन मांगों को लेकर ये पैदल मार्च जो है कांग्रेस कर रही है और क्या कुछ मांगे इनकी है, किस चीज को लेकर ये विरोध कर रहे हैं?
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस समय जोरों पर है, लेकिन मौसम लगातार बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण चार धाम यात्रा में लोगों का आना अब कम हो चुका है। यदि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में तमाम चार धाम में लोगों ने होटलों की जो बुकिंग की थी वो 90% कैंसिल करा चुके हैं। आईजी कटवाल के ऐसे नगनियाल का कहना है कि पिछले दिनों से यात्रियों की संख्या काफी कम हुई है, लेकिन फिर भी लोग चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में लाखों की तादाद में यात्री चार धाम यात्रा जा रहे थे, लेकिन अब यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 1000-2000 हो पा रही है। जिस दिन सड़कों पर मलबा आ जाता है उस दिन यात्रियों की संख्या घट जाती है, रोड क्लियर रहती है तो श्रद्धालु लगातार चार धाम की यात्रा करते हैं। यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हुई है, फिर भी लोग जा ही रहे हैं। संख्या यद्यपि कम है, कभी 250, 1000, 2000 अलग अलग धामों में अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से। जिस दिन मलबा इत्यादि आ जाता है, रोड जाम होता है, तो उस समय ये श्रद्धालुओं की संख्या घट जाती है। जब रोड क्लियर रहती है तो श्रद्धालु बढ़ जाते हैं, तो ये अप डाउन होते रह रहे हैं संख्या। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर स्वास्थ्य विभाग ने उनकी बातें नहीं सुनी और उनके साथ निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगी। बता दें कि कुछ दिन पहले क्षेत्र के भूरना गांव में आशा कार्यकर्ती के आयरन की गोलियों का वितरण किया गया था, जिसके बाद एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि आयरन की गोली खाने से उसकी गर्भवती पत्नी का बच्चा खराब हो गया। आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि जिस दवाई को वह दिखा रही है वो काफी समय पहले की है, इसका आशा कार्यकर्ती से कोई लेना देना नहीं है। कार्य बहिष्कार करेंगे, उसके बाद में फिर हम अपना जो है इस्तीफा पत्र दे देंगे। और ये पूरा लक्सर ब्लॉक, खानपुर ब्लॉक, मतलब पूरा जिला और पूरा उत्तराखंड हमारे साथ में है। हमारी सारी आशा बहन पैसा मांग रहा। कल हम तो घर घर जाते हो, कोई भी झूठा मुट्टा हमारे पे इल्जाम लगा को कोई हमें घर में भी नहीं घुसने देगा और हमसे पैसे मांगेगा। इतनी कमाई नहीं है हमारी आशाओं की जो हम पैसे देंगे उन्होंने लाभार्थियों को। हम सेवा दे सको, कोई ले रहा तो ले लो, नहीं लेते तो अपनी मर्जी उनकी लाभार्थियों की। मांगे पहले तो उसने मांगे, उससे 20,000 में समझौता आशा बहनों ने इकट्ठा करके, क्योंकि हमारी जो आशा बहन है वो भी इतनी सक्षम नहीं है, उसके सर पे उसका पति भी नहीं है, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। आप वो 1,80,000 तक की मांग पे उतरा हुआ, सर बताओ हम कहाँ से देंगी। 6 तारीख को मेरे संज्ञान में लाया गया था कि संजीव और क्योंकि जो पत्नी है रीना नाम से, उनके साथ उन्होंने टीकाकरण कराया और उसके अंतर्गत उन्होंने दवाई खाई, जिस कारण गर्भपात का उन्होंने आरोप लगाया कि हुआ है। इसके अंतर्गत हमारी विभागीय कार्रवाई की जा रही है और इसके अंतर्गत सारे प्राइवेट आशाओं और सबसे एएनएम जो भी जिसमें टीकाकरण किया था, तो इस संबंध जैसे ही इसकी जाँच हो जाएगी तो वो सीएम सर को देखें। और आजकल देहरादून के सरकारी हॉस्पिटलों में एक ही दिन में 100 से ज्यादा केस डॉग बाइट के आ रहे हैं। दून हॉस्पिटल में पीड़ित मरीजों से एंटी रेबीज सीरम बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। इस संबंध में दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना का कहना है कि अस्पताल में जितने भी डॉग बाइट के केस आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से मैनेज उन्हें किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर कांग्रेस जो है मणिपुर की हिंसा के विरोध में पैदल मार्च निकाल रही है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, क्या बताएंगे किस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन ने इस मार्च को संभालने के लिए वहां पर तैयारियां कर रखी है, किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है और किस तरह से कांग्रेसी जो है वहां पर विरोध जता रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी मनमोहन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो नेता है, कार्यकर्ता है वो है। और एक गाड़ी जो है शहर अध्यक्ष है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आर तिवारी इस वक्त मौजूद है और वो समय जो है
लगातार इस मार्च में शामिल है, कुछ नेता है उनसे मैं बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा जो इस वक्त इस मार्च में शामिल है, चाहे महेश जोशी हो, अन्य नेताओं कांग्रेस का देखा जा रहा है और इसी चलते ये जो घटना है मणिपुर की घटना इस वक्त इस तस्वीरों में शामिल है और वो इस विरोध में शामिल है। मेरे साथ बीडी कल्ला से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। कल्ला साहब, केंद्र सरकार के खिलाफ ये मार्च आपका और आप भी शामिल हुए? हाँ, निश्चित रूप से मणिपुर की घटनाएं बहुत निंदनीय हैं। महिलाओं पर जो सार्वजनिक रूप से अत्याचार हुए हैं उसके लिए प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए और जाकर के शांति की अपील करनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार झुक नहीं रही है इस पूरे मामले में, ये हठधर्मिता है। निश्चित तौर पे ये कल्ला साहब मेरे साथ जुड़े हैं। अब मैं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। प्रताप जी, केंद्र सरकार हठधर्मिता नहीं छोड़ रही इस मामले में? देखिए, केंद्र सरकार अपने पहाड़ों की रानी मसूरी के विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान सेंट जॉर्ज कॉलेज में फुटबॉल का महाकुंभ कहे जाने वाली 50वीं जैकी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी के द्वारा विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कॉलेज के बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिससे प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में चार चांद लगे। इस अवसर पर गीता धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां के युवा भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा बनेंगे। देखिए, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सेंट जॉर्जेस कॉलेज के द्वारा यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट का सुंदर आयोजन किया गया है, जो कि जैकी जो बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे और यहाँ के स्टूडेंट भी रहे, उनकी याद में ये फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हुआ है। और इस आयोजन में बहुत सी टीमों ने कई सारे स्कूलों ने प्रतिभाग किया है, एकेडमीज ने प्रतिभाग किया है। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। राजधानी देहरादून में जुगाड़ नामक वाहन आतंक मचाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल को काटकर उसके पीछे के हिस्से में बुग्गी जोड़ दी जाती है और जिसमें सीमेंट, सरिया, ईंट आदि ऐसे कई सामान ढोए जाते हैं, जिनसे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अब परिवहन विभाग ऐसे वाहनों पर सख्ती करने जा रहा है। वहीं परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा का कहना है कि अब इन पर सख्ती बरती जाएगी और ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा। इसके खिलाफ प्रवर्तन द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इसमें हम लोगों ने ये सुनिश्चित कर रहे हैं, ना सिर्फ ऐसे रेडों के खिलाफ हम चालान करेंगे, परंतु ऐसे आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि ऐसे कोई लोग जो इनके ऊपर सामान लाते हैं, चाहे वो टाइल हो, चाहे वो सरिया हो या कोई मिट्टी या ईंटें हो, जो भी दुकानदार इन गैर कानूनी और खतरनाक वाहनों के ऊपर अपना ये सामान लादेगा, उसके खिलाफ भी हम आईपीसी की सेक्शन में पब्लिक सेफ्टी को डेंजर में लाने के लिए मुकदमा दर्ज कराएंगे। पिरानकली के शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला गांव में कश्यप समाज और सर्व समाज ने मिलकर फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया और उनको श्रद्धांजलि दी। सोनू कश्यप प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड ने कहा कि समाज के लोगों की शिक्षित संगठित होकर समाज को एकजुट होने के लिए कहा गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को जानकारी दी गई कि फूलन देवी कैसे विलंघन बनी और किस प्रकार से उनकी हत्या की गई। समाज के लोगों को ये अवगत करवाया गया। उत्तराखंड प्रदेश जनपद हरिद्वार गांव शिवदासपुर तेलीवाला में आज बहन वीरंगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाया गया। यहाँ हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं भाई सोनू कश्यप जी, जो कि तेलीवाला के निवासी हैं।
और यहाँ पे मौजूद आज हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं, राहुल कश्यप जी, प्रदेश के मंत्री हैं भाई सचिन कश्यप जी, ब्लॉक अध्यक्ष भाई गौरव कश्यप जी, सब लोग आज यहाँ पे मौजूद रहे हैं। और ये शुरुआत जनपद हरिद्वार में उत्तराखंड प्रदेश में पहली बार ये शुरुआत की गई है। आज सबसे प्रथम जिनका ये कार्यक्रम कराया है, बहन वीरंगना फूलन देवी जी का कार्यक्रम कराया है, जिसमें हमारे कश्यप एकता क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कश्यप बड़े भाई और इसी बीच में प्रदेश की पूरी टीम और हमारे जिले की ब्लॉक स्तर तक की टीम यहाँ पर पहुँची है। मेन हमारा मकसद ये है कि जो अपने कश्यप समाज है उनके महान पुरुषों का पूजने का कार्य और लगातार समाज को जागरूक करने का कार्य। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।